नमस्कार स्टूडेंट। आज फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लें फिजिक्स के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फिजिक्स, भौतिकी। सबसे पहले ये जान लें कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यानी भौतिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहले भौतिकी की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा, जिसको फिजिका शब्द से हुई, ठीक है। ग्रीक भाषा के फिजिका शब्द से हुई है। फिजिक्स की उत्पत्ति हमारा ग्रीक भाषा के फिजिका शब्द से होती हुई है। अब हम लोग इससे आगे की ओर पहले जाने, पहले इंट्रोडक्शन। उसके बाद सबसे पहले हम जान लें कि फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला। फिजिक्स में आप जानते हैं WC रॉन्जियन को मिला सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। पता होगा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ है। पहला नोबेल पुरस्कार WC रॉन्जियन को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद प्रथम लेडी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को मिला। मैडम क्यूरी को जो प्राइज मिला है वो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। और पता होगा कि 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला। रसायन के क्षेत्र आप लोग का टास्क रहा कि नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में किनको मिला, इसको आप अगले क्लास में बताइएगा, पूछ के लाइएगा। इसको अगले क्लास में बताने की कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं आगे की ओर। हम लोग अब आगे की ओर चले। सबसे पहले ये जान लें कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स के बारे में पहले भी आप डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे कि फिजिक्स में हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में हम लोग दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिक्स अगर कहे तो एक मैटर और एनर्जी यानी पदार्थ और प्लस ऊर्जा के अंतर क्रियाओं का
अध्ययन है। अध्ययन है। फिजिक्स क्या है? पदार्थ और ऊर्जा के अंतः क्रियाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। पूरे फिजिक्स को अगर आप देख लीजिए तो बस पदार्थ और उनसे संबंधित जो ऊर्जा है, बस इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और कुछ भी फिजिक्स नहीं। अब रहा सबसे बैक टच कीजिए, कीबोर्ड पर टच कीजिए। अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। अब हम लोग देखें कि फिजिक्स को कितने पार्ट में बांटते हैं। पेन पर टच कीजिए, पेन पे। फिजिक्स को हम कितने पार्ट में बांटते हैं? पेन फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक जिसको कि हम लोग कहते हैं परंपरागत फिजिक्स, परागत, परंपरागत भौतिकी, भौतिकी, और दूसरा जिसको कि हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। एक है परंपरागत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी। हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको परंपरागत भौतिकी से आता है। आधुनिक भौतिकी बहुत ज्यादा अगर इसको आप देखिएगा तो केमिस्ट्री का पार्ट होता है। इसलिए परंपरागत भौतिकी में आप जानते हो जिसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वह है आपका तरंग। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं गतिकी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और विद्युत तथा विद्युत चुंबकत्व। फिर से सुन लीजिए, परंपरागत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के में हम लोग फिजिक्स को बांटते हैं। ठीक है, परंपरागत भौतिकी का पार्ट है आपका तरंग, गतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, विद्युत तथा विद्युत चुंबकत्व। थोड़ा सा नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आगे चल के हम सब क्लियर कर दें कि गतिकी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के अंदर क्या पढ़ना है, विद्युत विद्युत चुंबकत्व तो समझ में आता है। तरंग के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं। दो पार्ट है आपका, एक है जिसको कि हम कहते हैं प्रकाशिकी। तो पहले हम लोग आज समझेंगे कि तरंग है, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं ध्वनि। ध्वनि विज्ञान। आधुनिक भौतिकी यहां तक देख लीजिए, परंपरागत भौतिकी जिसके अंदर हम तरंग है, गतिकी है, जिसको ऐसे अगर आप पढ़े होंगे, आगे हम बताएंगे कि और आप कैसे आप पढ़ते हैं, लिखे थोड़ा अलग है। ठीक, आप लोग कैसे जानते हैं उसको भी हम आपको डिफाइन करेंगे, और आगे जैसे जैसे बढ़िएगा सब चीज क्लियर होते जाएगा। गतिकी, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, विद्युत तथा विद्युत चुंबकत्व और आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में आप जानते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। आधुनिक भौतिकी में हम लोग सबसे पहले जान लीजिए जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संरचना। दूसरा है जिसको हम कहते हैं नाभिकी। तीसरा है जिसको हम लोग आज के समय में खगोल विज्ञान को भी इस फिजिक्स का अंडर रखा गया है। खगोल विज्ञान को भी हम फिजिक्स के अंदर रखते हैं। और एक है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स।
क्वांटम भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी में आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर ऊपर ही पढ़ना है। मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है परंपरागत भौतिकी में, परंपरागत भौतिकी के बारे में ही पढ़ना है, जहां से आपका क्वेश्चन ज्यादा रहता है। यहाँ देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का ही पार्ट है, परमाणु संरचना है, नाभिकी है, खगोल विज्ञान थोड़ा सा जानते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है। क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में तो चलते नहीं है जीएस में, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में उसका पूरा डिटेल है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे तरंग के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन, तरंग का चैप्टर भी आपका तरंग, इंट्रोडक्शन हम लोग तरंग है क्या, तरंग के बारे में हम पहले आप डिटेल समझ लेंगे, तब फिर हम लोग चलेंगे पराक्षिक काशिकी और ध्वनि विज्ञान। ठीक है दोस्त, क्लियर। अब आइए भौतिकी के पहला जो चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं चैप्टर 1, जिसको हम नाम दे रहे हैं तरंग। इंग्लिश में इसी को कहते हैं वेव, तरंग। वेव, तरंग है क्या, तरंग किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में समझिए कि तरंग उसको कहते हैं कि जिसमें, समझ लीजिए, जिसमें संचरण की प्रवृत्ति है, संचरण की प्रवृत्ति है, परंतु इसमें द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान न के बराबर है, द्रव्यमान न के बराबर है, द्रव्यमान न के बराबर है, उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। कि तरंग संचरण की प्रवृत्ति है, संचरण की प्रवृत्ति माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान न के बराबर, न के बराबर मतलब जीरो नहीं, ठीक है, न के बराबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो अब हम लोग चलिए, तरंग से काफी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तरंग अब सबसे पहले देखें कि तरंग कितना प्रकार का होता है। तो तरंग हम लोग दो प्रकार का लेते भी चलेंगे सभी लोग। तरंग दो प्रकार का होता है, एक है जिसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक, पहले समझ लीजिए, यांत्रिक तरंग, जिसको कि हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, NICAL, मैकेनिकल वेव। ठीक, दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं अयांत्रिक, अयांत्रिक, या इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, जिसको कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन मैकेनिकल, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में हम लोग डिफरेंस साथ साथ पढ़ते चलिए, पहले समझ लीजिए तब लिखिए। यांत्रिक तरंग
इसके लिए माध्यम जरूरी है। माध्यम अगर कहा जाए, माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम आवश्यक है, आवश्यक है, यानी मीडियम या मीडियम एसेंशियल है। इसमें माध्यम है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है। अब पहले समझिए, माध्यम की आवश्यकता है, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं ध्वनि बोलने के लिए आप जानते हैं कि एयर क्या है, माध्यम है। अगर हम बोल रहे हैं तो चंद्रमा पे बोलते हैं तो हमको सुनाई नहीं देता है, तो जानते हैं क्योंकि वहां पे एयर है नहीं, तो माध्यम जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ध्वनि कहा जाए तो कौन सा तरंग है, यांत्रिक तरंग है। लेकिन अभी आप उन सब चीजों को, चूंकि इससे नहीं पूछता है, अभी हम उसके डिफरेंस पे चलेंगे। किसमें? हम लोग पहले देखेंगे कि यांत्रिक और अयांत्रिक में भी हम लोग टाइप पे चलेंगे। जैसे यांत्रिक आप जानते हैं कि दो टाइप का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य भी, है ना, और ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, समझते चलिए। ट्रिक तो आप लोग सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो यहां देख लीजिए। कहा जाता है कि ध्वनि, ध्वनि है तो ध्वनि में आप देखते हैं आधा ध है, और अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य में भी आधा ध है, यानी ध्वनि कौन सा तरंग हो गया, अनुदैर्घ्य। प्रकाश, प्रकाश आप जानते हैं अनुप्रस्थ, प्र इसमें भी है और प्र इसमें भी है, इसलिए प्रकाश कौन सा तरंग हो गया, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। बोलते रहिए। तो प्रकाश आपका कौन सा तरंग हुआ, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ और ध्वनि अनुदैर्घ्य। लेकिन अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर जानने से पहले हम ये जान लें कि यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग क्या है। ठीक है, यांत्रिक तरंग जिसमें कि हम लिख चुके हैं कि यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम जरूरी है, बिना माध्यम का वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, यानी उसमें संचरण नहीं होगा। अयांत्रिक तरंग जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, जिसके लिए आप जानते ही हैं कि उसके लिए कोई माध्यम जरूरी नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अब रहा कि यांत्रिक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ भी होगा और अनुदैर्घ्य भी होगा, ठीक। लेकिन अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ होगा। अब बात आगे फिर चलिए, आप जानते हैं, पहले सुन लीजिए उसके बाद फिर लिखेंगे। अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग में, यांत्रिक तरंग का जो वेग है वो जानते हैं, जैसे ध्वनि के एग्जांपल में आप देख लीजिए कि ध्वनि का वेग आप हवा में जानते ही हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में आप जानते हैं कि 332 होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर प्रकाश के वेग को लीजिए तो कितना है, 3 × 10⁸, यानी लगभग वही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो कितना डिफरेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यांत्रिक तरंग का जो गति है अयांत्रिक तरंग से धीमा है, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक। और यह अयांत्रिक तरंग का गति बहुत ज्यादा है, किससे, यांत्रिक तरंग से। फिर हम लोग आगे चलिए, थोड़ा सा और समझिए उसमें। कहने का मतलब ये तो पहले हम बता चुके हैं कि जो आपका अयांत्रिक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होता है और यांत्रिक तरंग आपका क्या होता है, अनुदैर्घ्य टाइप का होता है। मोटा पेन कीजिए, उसको मोटा पेन उसी से फर्स्ट वाला से, हाँ भाई, हाँ सेकंड वाला सेकंड से बहुत मोटा हो जाएगा। हाँ
ठीक है। तरंग हम देखे थे कितना प्रकार का था, 2 प्रकार था। एक जिसको हम लोग अभी कहें यांत्रिक तरंग, इंग्लिश में मैकेनिकल वेव आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, तरंग जहां है उसका हम इतना ही लिख रहे हैं मैकेनिकल। अयांत्रिक या इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल, और विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक, है ना। तरंग का वेव आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस पे चले। इसके लिए माध्यम अगर कहा जाए, माध्यम आवश्यक है। इसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, देख लीजिएगा। नहीं है, ठीक। दूसरा हम लोग जानते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले लिख लें। यांत्रिक तरंग क्या क्या होता है? अनुप्रस्थ भी होता है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों होता है। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का हम इंग्लिश आगे मिलेगा। इस अनुप्रस्थ का अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स से आगे आएगा ही, और अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। ये दोनों प्रकार का होता है, लेकिन ये जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का होता है, यह अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। यह अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। तीसरा है कि इसका जो वेग है, यांत्रिक तरंग का वेग, वो धीमा होता है। किससे? अयांत्रिक से, ठीक है। यांत्रिक तरंग का वेग धीमा होता है, आप समझ लीजिए। बस हम धीमा होता है लिख रहे हैं, किससे होता है? उससे होता है। नहीं तो एग्जाम्पल में समझ रहे हैं कि आप ध्वनि का वेग आप जानते होंगे, हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड, और यही अगर इधर लेकर के चलिएगा, ठीक है। अयांत्रिक तरंग का वेग अधिक होता है, ठीक। जैसे आप प्रकाश का वेग देख लीजिए, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में जो हम लोग लेके चलते हैं तो होता कुछ कम है, लेकिन राउंड फिगर निर्वात, ठीक है, राउंड फिगर में हम 3 × 10⁸ ही लेकर के चलते हैं, ठीक। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। अब और है, रिपीट कर दीजिए, फिर से देख लीजिए। यांत्रिक तरंग
बोल भी देते हैं, थोड़ा सा फिर और लिखवाना है अभी। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, इसके लिए आपका माध्यम आवश्यक है, बिना माध्यम का ही चलेगा नहीं, है ना। जैसे ध्वनि को देख लीजिए, माध्यम न हो तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, माध्यम न हो तो चलेगा ही नहीं। और अयांत्रिक तरंग के लिए माध्यम है तब भी ठीक, जैसे प्रकाश नहीं है तब भी ठीक। उसके बाद फिर आप देखें कि इसका वेग बहुत, ये दोनों टाइप का था, कौन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों टाइप का था। कौन, आपका यांत्रिक तरंग। और अयांत्रिक तरंग क्या था आपका, अयांत्रिक तरंग सिर्फ अनुप्रस्थ प्रकार का था। अब इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है। तो इसका मतलब ये मत कर दीजिए कि प्रकाश भी तो यांत्रिक तरंग हो सकता है ना, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा या थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ध्वनि के बारे में हम लोग देखे ही थे, ध्वनि का वेग देख लिए, प्रकाश का वेग देख लिए, ठीक है। अब एक डिफरेंस जो कि और है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो प्रकाश का वेग है उतना ही वेग अगर किसी दिए गए माध्यम के लिए जितने भी अयांत्रिक तरंग होंगे सबका वेग समान होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए प्रकाश का वेग तो आप देखे ही हैं कि हवा या निर्वात में कितना है, 3 × 10⁸ या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक उसी तरह से आप जितने भी अयांत्रिक तरंग होंगे उनका हवा में वेग उतना ही होगा, 3 × 10⁸ ही होगा। यानी मेरा कहने का मतलब, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी हैं उनका दिए गए माध्यम में, किसी भी दिए गए माध्यम के लिए जितने भी अयांत्रिक तरंग हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग हैं उन सब का वेग सेम होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। यानी प्रकाश का वेग, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो और जितने भी अयांत्रिक तरंग हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग है सबका वेग वही होगा, 3 × 10⁸। चाहे एक्सरे ले लीजिए, गामा रे ले लीजिए, ठीक है, आगे जितने भी सूक्ष्म तरंग को ले लीजिए, जितना भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है किसी दिए गए माध्यम के लिए सबका वेग सेम होगा। लेकिन यांत्रिक तरंग में आइए, यांत्रिक तरंग में आप देखें, यांत्रिक तरंग में आप ध्वनि का वेग अगर देख लीजिए, ठीक है ना, कि 332 मीटर पर सेकंड है, लेकिन फिर दूसरे तरंग को लीजिएगा उसका वेग अलग हो जाएगा। यानी दिए गए माध्यम में सभी तरंग का वेग किसमें, यांत्रिक में समान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है तरंग का जो लास्ट था हम उस पे आ जाते हैं। तरंग का जो लास्ट था उसको हम लोग थोड़ा आ जाते हैं। देखिए जिसमें कि हम लोग कर रहे थे यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक, जिसको कि हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कहने का मतलब मैकेनिकल और नॉन, बस इतना ही लिखते हैं, मैकेनिकल। हम लोग डिफरेंस देख लिए, माध्यम चाहिए, है ना, इसके लिए माध्यम है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, है ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, माध्यम की जरूरी नहीं। दूसरा में हम लोग देखे थे कि ये क्या है, अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों है। इसमें आप सिर्फ देख रहे थे क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये अनुप्रस्थ था,
ठीक। इसमें आप देख रहे थे कि ये आप माध्यम है, इसमें आप देख रहे थे कि इसका गति क्या होता है, गति धीमा, इसका गति तेज। ठीक। इसके बाद 4 नंबर में हम लोग देखें, चार नंबर में देखिए कि यांत्रिक तरंग में दिए गए माध्यम के लिए सभी तरंग का वेग समान असमान असमान। इसमें क्या था कि दिए गए माध्यम में सभी तरंग का वेग समान हो, बस इतना ही काफी है। इसके लिए माध्यम जरूर, इसके लिए माध्यम जरूर नहीं, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों, वो सिर्फ अनुप्रस्थ प्रकार का। इसका गति धीमा है, पहले भी हम एग्जांपल दे दिए, आपको बता दिए। उसका गति बहुत तेज है। इसके लिए क्या होगा, सभी का समान होगा, दिए गए माध्यम में सबका वेग क्या होगा, असमान होगा, असमान अलग अलग होगा। इसमें क्या होगा, सबका वेग समान होगा। तो आप इसके एग्जाम्पल लिखने के फेर में मत रहिए, लेकिन इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए, है ना। नहीं तो फिर इसमें अगर इसका एग्जाम्पल लिखिएगा तो फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य बताएंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल मत लिखिए, लेकिन इसका जरूर लिख लीजिए। इसका आप जान रहे हैं कि प्रकाश है, एक्सरे है, ऊपर लिखिए सर, ऊपर लिख देते हैं यहां प्रकाश, एक्सरे, गामा रे, है ना। प्रकाश में जितना भी है, जैसे विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी लाइट, ठीक है, सूक्ष्म तरंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रोवेव, उसका रेडियो वेव, रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव। ये सब जितने भी हैं इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए, फिर कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि जस्ट हमको पढ़ाना है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में अंतर, वो ठीक है। कमेंट देखिए, बोर्ड पे सीधा आई, कैमरा के सामने भी पढ़ते तो कमेंट पढ़िए, कमेंट आप लोग करते रहिए। बैकग्राउंड चेंज कीजिए सर, श्वेता सिन्हा, पिंटू प्लस के बोलिए, पिंटू बोर्ड का कलर भी चेंज कीजिए। बोलिए कि मेरा फर्स्ट क्लास है आज, टेंशन नहीं। देखिए आज मेरा फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन तो बहुत पढ़ा है, ऑनलाइन में फर्स्ट है, तो थोड़ा सा समस्या आ रहा होगा आप लोग को, इसके लिए सॉरी। बोर्ड का कलर बदलने दिक्कत हो रहा है सर, ठीक है, कलर बदल लेंगे। आप ये बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तेज बोले सोनू कुमार, एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, ज्ञान पर। अच्छा, बहुत सुंदर। ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, ठीक है, जो भी कमेंट है उसके हिसाब से। अभी जस्ट हम लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर देख लीजिए। कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। आज मेरा फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, थोड़ी समस्या आप लोग को आएगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से हम प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा करने, ठीक है। क्योंकि आज तरंग चैप्टर है, तरंग से बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का आप देख लीजिए, उसका एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है,
ठीक है, और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। देखिए फिजिक्स के बारे में आप लोग को हम बता दें, जो मेरी राय है, इतना दिन से हम भी पढ़ा रहे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस, हम 2012 से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। तो मेरा ये कहना है कि जो रटने वाला चीज है, जैसे कहने का मतलब है कि अब आपको आविष्कार, आविष्कारक कौन, किसका खोज किया है ना, सिद्धांत कौन दिया, इन सब चीजों को रटिए। यहां फिजिक्स के क्रक्स को समझिए, जो उसके अंदर की बात है, जहां से क्वेश्चन उठाता है, जो आपको समझ में नहीं आता है या आपसे बनता नहीं है, उसको आप यहां पे हम डील करेंगे। और फिजिक्स का ये चीज है कि आप एक बार बढ़िया से मेहनत कर लीजिए तो मैथ की तरह हो जाता है। यानी अगर एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो हम नहीं समझते कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मेहनत, साथ साथ आप मेहनत कीजिए। हम बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, जो टास्क दें उसको आप बढ़िया से बना कर लाइए। अगले क्लास में आप कमेंट भी कीजिए, अगर अभी भी कर लेते हैं तो कमेंट भी कीजिए। जैसे कि हमने कहा है कि 2021 में कौन कौन आपको फिजिक्स के क्षेत्र में किन किन लोगों को मिला है और किसके लिए मिला है, यह भी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है, लेकिन आगे के क्लास से हम चाहेंगे कि सब ठीक हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फिजिक्स में उन्हीं चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा ज्यादातर क्लास में, जो कि आपको समझ में नहीं आता है, वहां जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, हम एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमको इससे ज्यादा जरूरी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर। बहुत ज्यादा फिजिक्स में रटना नहीं है, पहला चीज जान लीजिए, समझना है। और जो समझने वाला चीज है उसी पे हम फोकस करेंगे। और जो आपको रटने का चीज है, आविष्कार, आविष्कारक, वो कौन सिद्धांत दिया, ये का दिया, जितना हम बता दें चलिए, वो भी कुछ आपको भी मिले, आप अपने से रटिए। लेकिन यहां पे आप जो चीज आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए समय लीजिए। ठीक है, बीच बीच में आप कमेंट करते रहिए कि कैसा होना चाहिए, जो क्लास है उसमें और क्या सुधार की संभावना है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक टीचर को टीचर स्टूडेंट ही बना सकता है। बढ़िया स्टूडेंट को पढ़ाने पे ही बढ़िया टीचर बन सकता है, टीचर बनना जा सकता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से करते हैं। हम लोग देख रहे थे तरंग, तरंग के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं कि देखिए जी, तरंग में क्या होती है, संचरण की प्रवृत्ति होती है। संचरण माने ट्रेवलिंग करना, है ना, संचरण की प्रवृत्ति होगी, है ना, लेकिन उसका द्रव्यमान न के बराबर होगा। जिसका एक ऐसे भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, हम बोल रहे हैं या आप ही के बगल में दोस्त बोल रहे हैं, है ना, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, लगभग न के बराबर, लेकिन संचरण तो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऊर्जा का रूप है। तो हम लोग सबसे पहले पहले तरंग पे ही हम लोग, तो यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में हम आपको डिवाइड किए, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक है, इसके लिए माध्यम जरूरी है। किसके लिए, यांत्रिक के लिए बोल रहे हैं माध्यम जरूरी है, इसके लिए माध्यम जरूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ भी होगा, अनुदैर्ध्य में, जो कि हम जस्ट अभी आपको बताएंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर क्या है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे भी ज्यादा जरूरी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर। और उसके एग्जाम्पल को जरूर रट के रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, अनुप्रस्थ। ठीक, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर क्या है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब है, अगर जिनको इंग्लिश चाहिए, हम उस समय भी लिखे थे, अनुप्रस्थ कहने का मतलब ही है कि जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स, और अनुदैर्ध्य कहने का मतलब है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो दोनों टाइप का होता है, सिर्फ अनुप्रस्थ, इसकी गति धीमी होती है आंतरिक की, जो कि हम पहले भी एग्जांपल में आपको देख बता दिए। बस आप इतना ही नहीं, ये बहुत तेज होता है, तो सिर्फ गति तेज हो लिखती है, बहुत तेज होता है। यह है, इसमें दिया गया माध्यम के लिए सभी तरंग का वेग क्या होगा, असमान होगा, यानी अलग अलग होगा। इसमें जितने भी तरंग आप जो भी एग्जांपल में देख रहे हैं, प्रकाश, एक्सरे, जितने भी होंगे, सबका अगर हवा लें, हवा में सबका अगर लें, तो सबका हवा में आपका वही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जस्ट हम आगे और चलेगा तो धीरे धीरे सब क्लियर होते चला जाएगा। तो इससे भी ज्यादा जरूरी है ना, इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर जानना। तो ठीक है, हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते रहिए, उससे पता चलता है।
ठीक है, ओके, सीरियस नहीं पढ़ाए, वैसे भी हम सीरियस नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, बोरिंग तो हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड है जी, प्लस 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 तुम्हारे वहाँ से ऊपर से ऊपर ब्लैक 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 ऐड कीजिए। गुड, ठीक है, कलर ब्लैक कर लिए हैं, और इसका पेन का जो कलर है वो येलो ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है जी, ठीक है, और इससे क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, तो चलिए, एक और तरंग को हम लोग क्या करते हैं, तरंग को ही यानी वेव को ही हम लोग और दो पार्ट में बांटते हैं। वो था आपका माध्यम के आधार पे, ठीक है, और ये है आपका संचरण के आधार पे। तो दो प्रकार से संचरण के आधार पे हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, एक है अनुप्रस्थ और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि प्र से प्रकाश, तो प्रकाश कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ। ध ध्वनि, तो ध्वनि कौन सा हो गया। बहुत सारे लड़का का एक कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन होता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो इसलिए देख लीजिए बहुत आसान है, ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब सबसे पहले देख लीजिए, पहले समझिए तब फिर हम लोग लिखने पे ध्यान देंगे। अनुप्रस्थ कहने का मतलब है जिसको कि अभी आप कई बार हम लिख चुके, जिसको हम कहते हैं, फिर से लिख देते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, और ये हुआ आपका ठीक। अगर ऐसे अगर कहिएगा तो लाइट लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जानते होंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जान लें। लाइट क्या हो गया, ट्रांसवर्स, तो क्लियर बात है कि आपका साउंड क्या हो जाएगा, लाइट अगर है ट्रांसवर्स तो साउंड क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। उससे भी रट सकते हैं, स्ट्रिक से भी, LNT लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, लाइट क्या होगा, ट्रांसवर्स। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखें दोनों में अंतर, मात्र दो अंतर, उससे ज्यादा अंतर रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला, अनुप्रस्थ जब भी चलता है तो इसमें क्या स्थिति बनती है, आप जान लीजिए, एक जिसको कि हम लोग कहते हैं श्रृंग, दूसरा कहते हैं गर्त, यानी हिंदी में कहा जाए तो श्रृंग और गर्त, और इंग्लिश में कहा जाए जो जानते हैं क्रेस्ट और ट्रेंच या ट्रफ, जो ट्रफ या ट्रेंच जो भी कर लीजिए, ट्रेंच कर लीजिए, श्रृंग और गर्त। थोड़ा सा हो सकता है कि दिखाई ढंग से ना दे रहा हो तो हम बार बार बोल दे रहे हैं, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ठीक है। इसमें जब संचरण की प्रवृत्ति कैसे होगी भाई, इसमें आप जान लीजिए यानी इसको हम कहेंगे संपीड़न और इसको हम कहेंगे विरलन, ठीक है। संपीड़न विरलन कर करके पहुंचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है, श्रृंग और गर्त की स्थिति बनती है, पहले जान लीजिए, इसमें श्रृंग और गर्त की स्थिति बनेगी, इसमें संपीड़न और विरलन की स्थिति बनेगी। अब पहले जान लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, तब इसको फिर से हम आएंगे। संपीड़न विरलन की स्थिति कहने का मतलब, संपीड़न और विरलन की स्थिति कहने का यह मतलब है कि जैसे हम ये मान के चलते हैं, या फिजिक्स मान कर चलता है कि माध्यम के कण, यानी हवा है तो हवा के जो माध्यम है, तो जो हवा के कण हुए वो पहले स्थिर है, ऐसा माना जाता है। जब हम बोले तो गति में आ गए, जब गति में आ गए तो क्या हुआ, नजदीक वाला ना गति में आ गया, आगे वाला तो गति में नहीं था, तो एक जगह जाके बहुत सारा जमा हो गया, तो जमा हो गया, उसको हम लोग क्या कहें, संपीड़न, ठीक। और यहां से तो खिसक गया तो उसको हम कहेंगे विरलन। फिर क्या करेगा, अब ये जो यहां पे जमा हो गया,
यहाँ पे जमा हुआ वो यही करता है, कहता है कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी को हमको यहीं तक पहुंचाना था, मेरा काम खत्म, अब उस कण को ट्रांसफर कर देगा और अपने बैक चलाएगा। ठीक, अब जहां पहले संपीड़न हो गया था वहां विरलन हो जाएगा, अब आगे संपीड़न। ठीक, फिर वो वाला भी अपना बैक आ जाएगा, फिर उसके आगे संपीड़न होगा, वहां विरलन हो जाएगा। यानी संपीड़न विरलन कर करके तब पहुंचता है आपके कान तक, तब समझ में आता है कि सामने वाला गाली दे रहा है कि प्रवचन कर रहा है। ठीक है, तो संपीड़न विरलन समझ लिए होंगे तो फिर से एक बार समझिए। संपीड़न विरलन करने का मतलब पहले ही हम मान के चलते हैं कि माध्यम के कण स्थिर है, हवा है स्थिर, जैसे ही बोले कण गति में आ गया, गति में आ गया तो क्या, यहां वाले तो बहुत सारे खिसक गए आगे, तो यहां विरलन हो गया और यहां पे संपीड़न हो गया। अभी कहे कि बस हम यहीं तक जाएंगे, आगे हमको जाना नहीं है, आगे उस कण को वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और अपने बैक चलाएगा। अब यहां जहां संपीड़न हुआ था वहां विरलन हो गया, अब आगे फिर संपीड़न होगा। इसी तरह से संपीड़न विरलन होकर के आपके ईयर ड्रम तक पहुंचता है, तब आपको समझ में आता है। ठीक है, ये हुआ संपीड़न और विरलन। ये श्रृंग और गर्त की स्थिति है, जिसमें कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसके कारण श्रृंग और गर्त की स्थिति बनती है। थोड़ा इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब पढ़िएगा तो उसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा, तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी इतना ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो समझना है उसके बारे में हम लोग चलिए, जहां पे उसको समझना है वहां पे चलेंगे। अब इसमें क्या होता है, आखिर श्रृंग और गर्त बनता कैसे वो देख लीजिए। बनता कैसे, होता क्या है कि जो माध्यम के कण है, अगर हम लोग यहां पे देखिए कि माध्यम पहले तरंग और माध्यम के कण क्या करता है, ऊपर नीचे चलता है। बढ़िया समझ लीजिए, माध्यम के कण यानी मीडियम पार्टिकल्स, तरंग चलेगा, फिर से यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहां फिर से देख लीजिए कि अगर तरंग इधर चल रहा है तो माध्यम का कण क्या करेगा, ऊपर और नीचे क्या करेगा, दोलन करेगा। कैसा करेगा, ऊपर नीचे दोलन। अभी सबको मिलाइए कैसा बन रहा है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है कि आपका अगर इधर तरंग चल रहा है तब तरंग के गति के दिशा के ऊपर और नीचे क्या चलेगा, माध्यम का मीडियम पार्टिकल चलेगा, माध्यम का कण चलेगा, माध्यम का कण चलेगा, मीडियम पार्टिकल्स चलेगा। ये इधर चलेगा तो परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे क्या होगा, आपको माध्यम का कण चलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा आपका। अब यहां पे लॉन्गिट्यूडनल में देखिए, इसमें क्या है, तरंग अगर सीधे चल रहा है तो माध्यम का कण भी सीधे ही चलेगा, माध्यम का कण भी सीधे ही चलेगा, यानी तरंग के गति के दिशा में ही माध्यम के कण की गति होगी। समझ गए, फिर से ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ में क्या होगा, श्रृंग और गर्त बनता है, इसमें संपीड़न विरलन होता है। चलिए ठीक है, अब है यहां पे कहता है कि इसमें क्या होगा कि तरंग के गति के दिशा में माध्यम के कण की गति होगी। इसमें क्या होगा, जिधर तरंग होगा उधर ही माध्यम के कण की गति होगी, यानी माध्यम के कण की गति। अब बताइए क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक, कि बताइए किसमें, अगर ये पूछ दे कि किसमें तरंग और माध्यम के कण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता, यानी समकोण बनता, बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। 90 डिग्री का कोण बनता है, बोलिए।
ठीक है, बहुत लोग सही लिख रहे हैं। अनुप्रस्थ, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इधर तरंग चल रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से हम बोलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है। देखिए क्या हो रहा है, तरंग सीधे चल रहा है। माध्यम का कण क्या है, जैसे मान लीजिए हवा को ही, अगर नहीं समझ में आता हवा को ही लेके चलिए, ठीक है। अगर ये सीधे चल रहा है तरंग, तो क्या होगा, माध्यम के कण ऊपर नीचे दोलन करेगा, ठीक है। तो आपको कितना डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, चूंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें थीटा क्या होगा, जिधर तरंग उधर ही क्या हो रहा है, माध्यम का कण, तो इसमें थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। बात समझे, लास्ट में फिर लिख देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है इसका एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। अब पहले हम बोल करके समझा रहे हैं, फिर हम लिख करके समझाएंगे। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, जैसे कहने कि इसमें क्या होगा, श्रृंग और गर्त की, अभी लिखवा देंगे, पहले ये समझ लीजिए, इसको हम लिखवाएंगे फिर से। इसमें श्रृंग और गर्त की स्थिति बनेगी, इसमें संपीड़न और विरलन की स्थिति बनेगी, ठीक है। संपीड़न विरलन के बारे में हम बता चुके हैं, संपीड़न और विरलन कैसे होता है सो, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं कि तरंग के गति के दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे, लंबवत कहने का मतलब है 90 डिग्री। वही क्वेश्चन भी हम पूछे हैं कि माध्यम के कण और तरंग के गति के दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो 0 डिग्री। क्या करना है, ठीक है। इसमें श्रृंग और गर्त की स्थिति, इसमें संपीड़न और विरलन की स्थिति बनेगी। इसमें क्या होगा, तरंग के गति के दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री पर तरंग चलेगा, उसके 90 डिग्री पर ऊपर और नीचे क्या होगा, माध्यम के कण का गति होगा, ठीक है। मीडियम पार्टिकल्स क्या करेंगे, गति करेंगे, मोशन करेगा, किससे, आपको वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिधर तरंग उधर ही माध्यम के कण। तो पहले फिर से इसको हम लिख देते हैं, ठीक, उसी को भाषा में लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि हम भाषा में लिखेंगे इसको, है ना, लैंग्वेज में लिख लें। और सबसे ज्यादा जरूरी इसका एग्जांपल है, पहले अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लीजिए फट से इसको। अब आइए, कहने का मतलब इसका एग्जांपल, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जांपल। एक तो पहले ध्वनि, तो आप ये अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल, सॉरी, अनुप्रस्थ में तो सबसे पहले आप प्रकाश तो देख ही चुके हैं। आप जानते हैं पानी में पत्थर मारते हैं तो जो उसमें वेव्स उत्पन्न होता है, उसमें जो तरंग उत्पन्न होता है, वो कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। पानी में पत्थर, एकदम पूछा गया क्वेश्चन है सर, पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग कौन सा तरंग हुआ आपका, अनुप्रस्थ तरंग हुआ। फिर अनुप्रस्थ में ही रहिए, ठीक है। अनुप्रस्थ में अगर कह देता है, कई बार क्वेश्चन में सीधे कहेगा कि सितार और गिटार द्वारा कौन सा तरंग उत्पन्न होता है। अब आपको तो लगेगा कि वो तो ध्वनि है ना, सितार और गिटार द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है तो अनुदैर्घ्य तरंग है, वहीं गलत हो जाइए। वहां कहने का मतलब यह है कि सितार और गिटार के तार में, सितार और गिटार के तार में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। तो फिर समझिए, प्रकाश कौन सा तरंग हो गया, अनुप्रस्थ। पानी में पत्थर मारने पर कौन सा तरंग उत्पन्न हुआ, अनुप्रस्थ। और आपको सितार या गिटार की तार में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में तार नहीं लिखेगा तो सीधे कह देगा सितार और गिटार से, तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाइएगा, वो तार नहीं कहेगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इतना पूछ दिया इसका मतलब तार ही है, ठीक है ना। तो सितार और गिटार की तार में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ। तो फिर से, प्रकाश तरंग कौन सा, अनुप्रस्थ। दूसरा, पानी में पत्थर मारने पर कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ। और सितार और गिटार की तार में कौन, अनुप्रस्थ। अब इधर आइए, अनुदैर्घ्य की तरफ चलिए। अनुदैर्घ्य के एग्जाम्पल में कौन सा है आपका, ध्वनि तो पहले से जानते हैं, भूकंप तरंग, ठीक है। भूकंप तरंग के बारे में ऐसे तो आप पढ़े होंगे, भूकंप तरंग में, ठीक है, हमको उतना अभी डिटेल में नहीं जानता है ना, कि आप जानते हैं पी वेव,
एस वेव, एल वेव। हम जो भूकंप आता है किसके कारण आता है? एल वेव के कारण आता है। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो इन सबके बारे में डिटेल पढ़ना है। ठीक है, एल वेव, पी वेव, एस वेव और एल वेव। एल वेव के कारण ही होता है। और एल वेव आपका कौन सा तरंग है? वह आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। क्यों? क्योंकि सिस्मोग्राफ आप जानते हैं कि आपको सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंग की गति को मापा जाता है। तो उसमें जो पुराना था सिस्मोग्राफ, आजकल तो सब डिजिटल हो गया, उसमें एक हमेशा कागज उसमें रोलिंग होता रहता था, उसमें इस प्रकार से आता रहता था, ऐसे ऐसे। तो ऐसा माना गया कि ये संपीड़न है, ये विरलन है, वो संपीड़न है। ठीक है, इसलिए कौन सा तरंग हो गया आपका? अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कौन सा तरंग हो गया आपका? अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। तो फिर से ध्वनि कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, भूकंप तरंग कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, चलिए अब फिर से उसको हम भाषा में लिख ले, जल्दी जल्दी लिखें और उसका एग्जांपल ही मेन है। एक और पूछता है, ठीक है, जल तरंग समझते हैं सब लोग? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जल तरंग समझते हैं? बोलिए। जल तरंग समझते हैं? जल तरंग में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? जल तरंग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? देखिए, जल तरंग कहने का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है। जल तरंग जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ ठीक है, श्वेता सिन्हा बोलिए, जल तरंग क्या है? अरे जल तरंग एक इंस्ट्रूमेंट है जी, जिसमें आप देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइज का छोटा छोटा कटोरी को लेकर के उसमें पानी भर दिया जाता है। अब भर के उसको स्टिक के माध्यम से बजाया जाता है, जिससे आपका जो स्वर है, ध्वनि, आप जानते हैं संगीत का जो स्वर है, सात स्वर, सात सुर है ना, वो उससे निकाला जाता है। ठीक है, हो गया। नहीं, अनुप्रस्थ नहीं है उसमें दोनों तरंग उत्पन्न होता है। हम क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि जल तरंग द्वारा, एक पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको रट लीजिए, अच्छा रहेगा, कि जल तरंग द्वारा कौन सा तरंग उत्पन्न किया जाता है? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंग उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंग उसमें उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग भाषा में लिख लें, ठीक है, और जल्दी से फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग देखे थे तरंग को संचरण के आधार पे हम लोग क्या किए थे, दो भाग में और बांटे हैं। कौन कौन है? एक है जिसको कि हम लोग कहे अनुप्रस्थ, और दूसरा है अनुदैर्ध्य। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेंगे, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, बार बार लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक, हम लोग जल्दी जल्दी इसमें लिखिए। इसमें क्या होगा? श्रृंग तथा गर्त की स्थिति बनती है, गर्त की स्थिति बनेगी, स्थिति बनती है। ठीक है, जल्दी जल्दी। इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ संपीड़न, संपीड़न तथा विरलन, विरलन की स्थिति, स्थिति बनती है। ठीक, दूसरा है कि इसमें तरंग के गति के दिशा के
लंबवत माध्यम के कण की गति होती है। हो सकता है नहीं लिखावट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो हम बार बार बोल भी देंगे। तो यहाँ पे आप बस थीटा बराबर 90 डिग्री समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है कि तरंग के गति के दिशा में माध्यम के कण की गति होती है। ठीक है, यानी यहां पे थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। एकदम याद रखिए इस चीज को, क्वेश्चन में सेट में मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, एग्जांपल मेन है, एग्जांपल समझिए। और उपरस्थ में पहले ही से हम आपको प्रकाश को एग्जांपल में लिख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चूंकि इधर स्पेस कम है ऊपर में ही हम कर दिए आपको, है ना। इसमें है पानी में पत्थर मारने पर, पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग। बोल रहे हैं थोड़ा, पानी में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग और सितार तथा गिटार की तार में उत्पन्न तरंग। टू द पॉइंट पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुपना पढ़िए जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें अनुदैर्ध्य में आप जानते ही हैं, ध है तो क्या हो गया आपका ध्वनि, है ना। बोलिए, ध है तो आपका ध्वनि। उसके बाद इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, जैसे भूकंप तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग बोल भी दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी हम एग्जाम्पल लिखवाएं वही जो कि आज तक पूछा गया है। ठीक है, एक उस समय हम बोले थे जल तरंग। जल तरंग एक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें दोनों होता है, अनुप्रस्थ भी और प्लस अनुदैर्ध्य भी। ठीक।